हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट इज़ अ चांस टू बिल्ड समथिंग बेटर। यानी कि आप कभी भी दोबारा शुरुआत करने में या फिर आपसे कुछ गलती होगी, जैसे सपोज अगर किसी बच्चे को सी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सी के कोड लिख रहा है, कोई सिंपल सी का कोड लिख रहा है, तो उससे बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, बट अभी वो स्टार्टिंग फेज पे है, इनिशियल फेज में, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि उससे कहाँ गलती हुई है, कहाँ एरर हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उस एरर को बीच में फाइंड आउट करो, जब मैं स्टार्ट कर रहा था सी प्रैक्टिस करना, तो मुझे ये था कि पूरा वो बीच में कहीं पे जाके आइडेंटिफाई करना, इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने बड़े कोड में वो बीच में ढूंढना, मैं उसको दोबारा सारे को स्टार्टिंग से दोबारा लिखती थी, जिससे कि मुझे, और वो ऐसे लिखती थी कि उसकी कॉपी बना के रख ली पहले वाले की और फिर लिखा, तो मुझे मैच करके पता चल जाता था कि कहाँ पे गलती हुई है मुझसे, ठीक है, बिकॉज मैं इनिशियल स्टेज में थी, बाद में तो मुझे बीच में करेक्ट करना आ गया। तो ये चीज़ें आपको भी कर सकते हैं। अगर आप सपोज करो कि कोई आपसे एरर हो गया, कोई आपको कोई फेलियर सेटबैक मिला, तो आप ये ना करें कि अरे अब क्या होगा, निराश होकर ना बैठ जाएं। ठीक है, दोबारा से शुरुआत कीजिए, अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए, कहाँ पे क्या कमी रह गई थी उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए फिर से शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एक चांस है कि आप जो आप पहले नहीं कर पाए, हो सकता है आप उससे भी अच्छा कर पाए। कई बच्चे निराश हो जाते हैं कि कॉलेजेस में बैकलॉग आ जाती है, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, निराश हो गए उस चीज़ से। तो उस चीज़ से निराश ना होके ये सोच सकते हैं कि अगर दोबारा उस पेपर को दिया जाए तो मेरे पास चांस है, मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ। हालांकि यही सोच के सारे पेपर्स में फेल मत हो जाना, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर बाय चांस कभी आप फेल हो गए तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं ना कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ उस सब्जेक्ट में, है ना, मैक्सिमम मार्क्स तक ला सकता हूँ जितने शायद उसमें अचीवेबल हों। तो ये तब की सिचुएशन है जब हो गई, ये नहीं कि पहले सोच के यार मैम ने बोला था कि फेल हो जाए तो मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम कोई बात नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वैसे नहीं करना है हमने। लेकिन बाय चांस तो वो आपके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस चीज़ को और अच्छा ओवरकम कर सकें, ठीक है, आपकी कोई भी कमी है उसको आप ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द पैसेज। अब देखो, हम पिछले कई बार हमने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें हमने देखा है कि महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट हमने ये भी प्रेडिक्शंस आरबीआई के या फिर वर्ल्ड के कई सारी ऐसी नामी गिरामी कंपनीज के रेटिंग एजेंसीज जो हैं उनके ये पढ़े हैं कि 2023-24 जो है ये काफ़ी टफ ईयर रहने वाला है। इसमें महंगाई दर और रिसेशन और लोगों की जॉब जाना, ये सब चीज़ें बहुत आम देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। ये हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है। तो वैसा ही आज का एक आर्टिकल है, ये फिर कुछ नई चीज़ हुई है कि मार्च महीने में थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन रेट है, वो जो टारगेटेड जो अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड था 6%, उससे थोड़ा कम रहा, यानी कि थोड़ा ईज पे रहा। तो उसी के ऊपर ये टारगेट है, क्योंकि वो थोड़ा सा ईज पे रहा, तो इसका कंपैरिजन किसी जो पिछले साल के इन दिनों में पिछले साल में क्या था, फिर अभी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आगे क्या हम स्कोप है हमारे पास, पहले क्या था, इन सब के ऊपर ये पैसेज है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर जो है उसको थोड़ी राहत मिली, क्योंकि जो पेस था प्राइस राइज का, वो अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड जो था 6% मार्च, उसमें थोड़ा कम हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 5.66 रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई मार्च के महीने में, जो कि लास्ट टाइम कब देखी गई थी इतनी इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन इतनी रेट की 5.66 की कब देखी गई थी? दिसंबर 2021, ठीक है, तब देखी गई थी। तो और इसके बाद क्या हुआ, 2021 के बाद क्या हुआ, सस्टेन्ड स्पेल रहा हाई इन्फ्लेशन का, यानी कि बढ़ती महंगाई दर लगातार बढ़ती रही एक काफ़ी लंबे अरसे के लिए, है ना। और इसको और ज़्यादा बढ़ोतरी कब मिली? जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया फरवरी 2021 में, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट रहा, 8 सालों के हाईएस्ट पे 7.8% पर अप्रैल में, ठीक है।
अब ये इस साल के अप्रैल की बात नहीं हो रही, ये 2022 के अप्रैल की बात हो रही है, ठीक है। 2022 के अप्रैल में पिछले 8 सालों का सबसे हाईएस्ट स्तर रहा है महंगाई दर का 7.8% पे, ठीक है। और अगर हम नवंबर और दिसंबर को इंक्लूड करें तो मार्च जो है वो तीसरा ऐसा मंथ रहा, तीसरा ऐसा टाइम रहा जब 15 महीनों में महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो रिजर्व बैंक के जो मैंडेटेड टॉलरेंस रेंज है 2% to 6%, इसके बीच में रहा, यानी कि इससे ऊपर नहीं गया, ठीक है। ये कब हुआ? तीसरी दफा ऐसा हुआ है। कब से कब तक? पिछले 15 महीनों में, और इसमें बाकी 2 दफा कब कब हुआ? नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। आरबीआई, जिसको भी गवर्नमेंट को जवाबदेही देनी है, गवर्नमेंट को पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों हमसे जो मिस हुआ है कि हम लगातार 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स में, 3 लगातार के साल के क्वार्टर्स में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना हाई रहा और टारगेट से मिस हो गया, ठीक है। और फर्स्ट टाइम सिंस इन्फ्लेशन टारगेटिंग हिट अ पॉज ऑन इंटरेस्ट रेट दिस मंथ आफ्टर, तो जब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमें पता ना, हम उसको कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेट्स कुछ फिक्स कर रही है बार बार, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको रिवाइज कर रही है ना। तो इनको वो किस लिए कर रही है? ताकि महंगाई दर को कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस बार ही हमने अभी 2-3 दिन पहले कुछ आर्टिकल में पढ़ा था कि उनने पहली बार जो ये बड़ी मीटिंग हुई, इसमें पहली बार उन्होंने पॉज कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, पहले के जो हमने बढ़ोतरी की हुई है अभी उसके आंकड़े आने दो अच्छे से, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। तो जब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जब से उन्होंने ये स्टार्ट किया है इन्फ्लेशन को टारगेट करना, यानी कि महंगाई दर रिवर्स रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके ऊपर बढ़ोतरी स्टार्ट कर रही है, तब से ये पहली बार है कि इंटरेस्ट रेट्स में पॉज लगा है इस महीने, ठीक है। जबकि लगातार बढ़ोतरी हुए जा रही थी। तो अब क्या है, अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन है 2023-24 के लिए वो 5.2% रहेगा, जो कि पहले हमने फरवरी के टाइम पे क्या अनुमान लगाया था कि 5.3% रहेगा। तो अब 0.1% की कटौती हो गई, ठीक है। सिर्फ एक मार्च के महीने में अच्छी जो हमारी रही थोड़ी सी महंगाई दर में कमी आई, उसकी वजह से 0.1% का फर्क पड़ गया इस पे, ठीक है। तो जैसा कि अभी देखा जा रहा है, जो एवरेज इन्फ्लेशन जनवरी और मार्च के बीच में क्या रहा, वो रहा 6.21%, और जो कि आरबीआई के फरवरी प्रोजेक्शंस जो कि 5.9% था, उससे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फुल ईयर गॉन बाय इन्फ्लेशन एवरेज 6.66% विज़ द 6.5% आरबीआई एक्सपेक्टेड। मतलब कि पूरा साल चला गया, इन्फ्लेशन का जो एवरेज इन्फ्लेशन रही वो 6.66 ही रही, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि आरबीआई ने पूरे साल की एवरेज इन्फ्लेशन 6.5% रखी थी, ठीक है। ये मतलब हुआ कि जैसे हमने अभी यहाँ पे बात करी ना कि इससे अब आरबीआई ने 2023-24 का 5.2% रहने का अनुमान लगा दिया, ठीक है। ये उनने अनुमान लगा दिया, लेकिन अब पूरे साल में अब नेक्स्ट ईयर जब हम जाके इसको मेजर करेंगे, साल भर की एवरेज निकालेंगे, तो वो कितनी रहेगी? इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होएगी, या इसी पॉइंट पे टिकी हुई होगी, है ना, वो हमें पता चल रहा है। तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया कि पिछले साल के लिए उन्होंने 6.5% का अनुमान लगाया था, लेकिन साल भर की एवरेज कितनी रही? 6.66%, ठीक है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इससे। द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट में नाउ बी सैंग्विन अबाउट हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो अब बोल रहे हैं कि ये जो हमने मार्च महीने में अच्छा किया ना, थोड़ा सा ईज मिला, तो उससे अब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो है दोनों ही थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, थोड़े से सैंग्विन मतलब पॉजिटिव अप्रोच हो गई है, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो हो सकता है 6% से कम ही रहे, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट जो होता है, जो कि हमारा सीपीआई कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स से देखा जाता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो वो हो सकता है 6% से कम ही रहे, लेकिन
लेकिन ये भी कोई छोटी बात नहीं है, 6% से कम भी रहे तो भी कोई छोटी बात नहीं है। ड्यू टू, अगर हम स्टैटिस्टिकल इफेक्ट देखें, हायर नंबर, पिछले सालों के प्रीवियस ईयर का जो बेस था उसके स्टैटिस्टिकल इफेक्ट देखें तो ये हायर ही है उनसे, ठीक है, यानी कि पिछले सालों के मुकाबले 6% भी हायर रहेगा, ठीक है। In April to June quarter, the RBI expects inflation to average 5.1% up from 5%. अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर रहेगा उसके लिए हमने एक्सपेक्ट किया है 5.1%, जो कि पहले एक्सपेक्ट किया था 5%, कुछ 2 महीने पहले कितना एक्सपेक्ट किया था 5%, तो उससे फिर 0.1% बढ़ गया। और इसी क्वार्टर के लिए, यानी कि अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर है इसके लिए ही 2022 में कितना रहा था मीन इन्फ्लेशन, 7.28% रहा था, यानी कि 7.28% तो हाई है लेकिन उससे फिर भी कम है, बट जो हमारा प्रोजेक्टेड था 5% उससे ज़्यादा है, ठीक है। अब उम्मीद है कि प्राइस राइज की जो पेस है यानी कि स्पीड है वो स्लो होएगी, लेकिन प्राइसेस फिर भी बढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, लेकिन जो पिछले सालों के थे ना प्राइस हाइक, उससे थोड़ा भी कम ही है, बट बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ ही रहे हैं आगे, स्पेस उतना नहीं है। अब जो इसमें ये भी नहीं है कि लोग जो हैं चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे, है ना। अगर सब्जियों वगैरह को या सीजनल, देखो अभी सब्जियों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या आपने सब्जी खरीदना हमारे घर में बंद हो गया, कम हो गया? जब सब्जियों के प्राइसेस बढ़ रहे थे क्या बंद हुआ था? प्याज के प्राइसेस 100 रुपये किलो भी पहुंचते हैं, है ना, लेकिन क्या हम प्याज खाना कम कर सकते हैं पर बंद नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि जो अभी हमें ये भी नहीं दिख रहा कि इससे रिवर्सल हो जाएगा, जो ये प्राइस की बढ़ोतरी या कमी आएगी, प्राइसेस में हाइक होगा, तो उससे ऐसा नहीं, कंज्यूमर जो है वो शेल आउट करना शुरू कर देगा, यानी कि स्पेंडिंग जो है उसको कम करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये भी कोई दिखाने के आसार नहीं लगते। तो अभी अगर देखा जाए कि जैसे वेजिटेबल्स को अगर एक्सक्लूड करें, जिनके प्राइसेस तो इस साल गिर ही रहे हैं, अब जब से नवंबर स्टार्ट हुआ है 2022 नवंबर से, उसके बाद से वेजिटेबल्स के प्राइस कम ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन जो है, कंज्यूमर्स जो इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं मार्च में, वो फिर भी 6.6% रहा, यानी कि वेजिटेबल्स के प्राइसेस में बढ़ोतरी, कटौती, कमी, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा महंगाई दर में, ठीक है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी गिरा है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब जो बाहर से हम कोई भी चीज़ें लेते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी वजह से जो भी महंगाई दर बढ़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी इस वक्त कम हो गया है, बट उससे भी हमारे इन्फ्लेशन में फ़र्क नहीं पड़ा है ज़्यादा, ठीक है। और ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो लोवेस्ट लेवल पर पहुंचा है 2019 से लेकर अब तक के, जो कि है 2.8%, जिसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वही अभी प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और 6% पर बना के रखा हुआ है, ठीक है। जो मतलब कि हमारे घरेलू उत्पादन की या घरेलू प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं उन्हीं की वजह से, यानी कि हमारे घरेलू चीज़ों के प्रोडक्शन में ही महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है। और अभी जो ऑयल प्राइसेस में, जो ग्लोब में पूरी दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस ने जो दिखाया है, ठीक है, अचंभे के तौर पे, ठीक है, और कुछ अननोन फैक्टर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं। अभी तो कम है, 2.8% पर है, लेकिन जो ग्लोबल प्राइस राइज हो रहा है ऑयल प्राइसेस में, और फिर कुछ और चीज़ें, चाहे तो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर कहीं और ही ना कोई देश युद्ध करने लग जाए, कोई बंद ही ना कर दे देना, है ना, तो उन सब चीज़ों को, फैक्टर्स को अगर मद्देनज़र रखें, कुछ और फैक्टर्स को देखें, तो ये हो सकता है कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो दोबारा से बढ़ जाए, ठीक है। अब जो सीरियल्स हैं, स्पाइसेस हैं, मिल्क प्राइसेस हैं, वो वैसे ही बहुत हाई रेट पर है, ठीक है। और अब क्रॉप लॉस की जो चिंता है, क्योंकि अभी आपको पता अनसीजनल बारिशें हुई थोड़ी सी लास्ट के दिनों में कुछ, जब अब फसल की कटाई का टाइम है, बैसाखी हम सेलिब्रेट कर चुके हैं पंजाब में, फसल की कटाई का टाइम है, तब बारिशें हो रही हैं, तो उससे क्रॉप्स जो हैं हमारी वो खराब भी हो सकती हैं। एज वेल एज फियर्स ऑफ एल नीनो इफेक्ट्स दिस ईयर।
एल नीनो इफेक्ट्स मैंने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस करा था। क्या होता है, जो हमारा पैसिफिक ओशन है उस पे जहाँ पे इक्वेटर पास करता है, ठीक है, आपको पता है ना, इक्वेटर भूमध्य रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो पैसिफिक ओशन में जहाँ पे भूमध्य रेखा पास करती है वहाँ की जो हलचल होती है, जो भी वहाँ की एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसी गतिविधियाँ जैसे कि सपोज करो कि वहाँ पे दबाव का, कम दबाव का क्षेत्र बन गया, ज़्यादा दबाव का क्षेत्र बन गया, या फिर अंदर टेक्टोनिक स्लाइड्स हुई, कुछ हलचल हुई, वोल्केनो, कुछ भी XYZ कुछ भी फैक्टर हुआ जिसकी वजह से पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में इफेक्ट पड़ेगा, या तो गर्मी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, बारिश हो जाएगी ज़्यादा, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, उसको बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट, क्योंकि वो वहाँ की गतिविधियों के ऊपर अनचाही और अनकंट्रोलेबल गतिविधियों की वजह से बाकी जगह पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस साल हम उसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि एल नीनो इफेक्ट का भी यहाँ पे कुछ फैक्टर हो, ठीक है। तो उस वजह से फूड प्राइजेस जो हैं वो अब हमें चुभने लगने वाले हैं, यानी कि वो अब हमें, मतलब फूड प्राइजेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इस टाइम पे बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हम अपना गार्ड जो है डाउन करें, यानी कि इन्फ्लेशन के ऊपर से नज़र हटाएं, इन्फ्लेशन को कम करने के तरीकों में ढिलाई बरते हैं, यानी कि हमें उसके ऊपर मजबूती से नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जबकि हो सकता है कि हमारा ग्रोथ हमारी प्रायोरिटी हो, फिर भी हमें महंगाई दर के ऊपर नज़र बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंजप्शन में कमी जो है वो इन्वेस्टमेंट को इंस्पायर नहीं करने वाली, यानी कि आप ये समझ लो कि आपने खरीदारी कम कर दी किसी चीज़ की, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होएगा, इन्वेस्टमेंट तो होएगा ना चीज़ों के ऊपर। तो कंजप्शन में कमी इज हार्डली गोइंग टू इंस्पायर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था, हमने पढ़ा कि उन्हें सारे फैक्टर्स पिछले साल के, पिछले से पिछले साल के, उससे पिछले साल के, यानी कि 2019 से लेके अब तक के सारे फैक्टर्स उन्हें डिस्कस करे, ठीक है। कंपैरिजन जहाँ पे 2019 से ज़रूरी था वहाँ पे 2019 से किया, जहाँ पे 2021 से ज़रूरी था 21 से किया, 2022 से ज़रूरी था 22 से किया, ठीक है। आज अगर हम पिछले महीने मार्च के मंथ की बात करें तो उसका कंपैरिजन पहले से भी हुआ, ठीक है, पिछले 2-3 महीनों से भी हुआ, ठीक है। तो हर चीज़ का उनने XYZ सारे फैक्टर्स उनने समझाए। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट। बेस्ड ऑन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, यानी कि बिल्कुल सही कौन सी बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेशन वॉज विद इन द RBI's मैंडेटेड टॉलरेंस रेंज ऑफ 2% to 6% फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द पास्ट 15 मंथ। बोले पिछले पूरे 15 महीनों में जो इन्फ्लेशन है वो 2% से 6% के बीच में रहे, जबकि हमने पढ़ा कि 15 महीनों में पहली बार 2% से 6% के बीच में आई है, तो 15 महीनों में तीसरी बार आई है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। The average inflation between January and March was higher than the RBI's February projection of 5.9%, यानी कि जो एवरेज इन्फ्लेशन था जनवरी और मार्च का, ठीक है, वो हायर था। RBI ने जो प्रोजेक्शन करी थी 5.9%, उससे ज़्यादा था, जो कि बिल्कुल सही है। RBI ने प्रोजेक्शन करी थी 5.9% और उससे ज़्यादा रहा, 6.1%, 6% के ऊपर शायद रहा, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। The RBI expects inflation to average 6.5% in the financial year 2023-24, जो कि गलत है। उनने 5.2% का उनने एक्सपेक्ट करा है, ओके। द सेंट्रल बैंक and the government are concerned that headline inflation will rise above 6% in coming months, कि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट को चिंता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ऊपर रहेगा आने वाले महीनों में, जो कि गलत है। अभी उनको थोड़ी सी राहत मिली है कि उम्मीद है कि हो सकता है ना रहे इतना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंस इन हेडलाइन इन्फ्लेशन स्टेइंग बिलो 6%? क्या कारण है कि उनको इस बात पे भरोसा है कि 6% से कम रहेगा? ऑप्शन 1 कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत स्ट्रांग हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है कि अभी हम इकोनॉमिकली रिकवर तो कर ही नहीं पा रहे। हम तो बात ही इकोनॉमी की कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है कम है, हमारा टारगेट है ग्रोथ अच्छी करना, और अगर वो हो भी जाती है तो भी हमें अपना फोकस जो है इससे नहीं हटाना चाहिए, है ना।
द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज़, कि नई मॉनेटरी पॉलिसीज़ के आने के बाद में हम लोग पॉजिटिव हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। नई मॉनेटरी पॉलिसीज़ तो हम काफ़ी टाइम से लागू कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग भी हम काफ़ी टाइम से लागू कर रहे हैं, बट कुछ इफेक्ट दिख नहीं रहा था। इसी वजह से जो पिछले बड़े जो लास्ट मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें उन्होंने बोला है कि अभी के लिए पॉज कर दो, इसको रोक दो, अब हम और टाइटनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि नेक्स्ट आउटपुट नहीं मिलता तब तक, ठीक है। तो ये उन्होंने डिस्कस करा था, तो ये भी गलत है। अब थर्ड है स्टेटिस्टिकल इफेक्ट्स ऑफ हायर नंबर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स बेस, यानी कि पिछले सालों के बेस ईयर्स से जो अभी के जो स्टेटिस्टिकल इफेक्ट आ रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है, हायर नंबर का है। तो हमने पढ़ा ये कि स्टेटिस्टिकल इफेक्ट जो है पिछले साल के बेस ईयर का वो हायर नंबर का है ना, ज़्यादा है पहले से। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। डिक्रीज इन ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट्स, ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट्स में कमी से हमने अभी लास्ट में पढ़ा, लास्ट स्टेट के पैसेज में, कि ग्लोबल इन्फ्लेशन में अभी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन में कमी आई है, लेकिन स्टिल जो हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, डोमेस्टिक प्राइस जो है वो इतना हाई जा रहा है कि उसने इसको 6% पर मेंटेन करके रखा है, राइट। तो यानी कि ग्लोबल इन्फ्लेशन में कमी का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि थर्ड करेक्ट है, विच मीन्स ओनली 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following statement can be inferred from the passage? Imported inflation is the sole driver of high overall inflation, जो कि बिल्कुल गलत है। Imported inflation तो कम हो रखा है, 2.8% पे पहुंच रखा है ना, लेकिन जो ये है हमारा डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, वही उसको 6% पे मेंटेन कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन को, राइट। तो ये बिल्कुल गलत है। Lower imported inflation implies that there are no risks to price stability, कि कह रहे हैं कि अगर imported inflation कम पे है तो इसका मतलब है कि प्राइस स्टेबिलिटी पे कोई खतरा नहीं, जबकि हमारा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना, फिर भी वो 6% पे बना हुआ है हमारे प्राइस जो है, इन्फ्लेशन जो है, तो ये भी गलत है। डोमेस्टिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू करंट इन्फ्लेशन रेट, बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो करंट इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रीब्यूट करें, यानी कि उसमें उनकी ज़्यादा भागीदारी है, जो कि बिल्कुल सही है। हमने यही पढ़ा ना कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कम है बट डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। हाई फूड प्राइजेज आर सोली ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट्स, जो हाई फूड प्राइजेज हैं वो केवल और केवल एल नीनो इफेक्ट की वजह से। तो एल नीनो इफेक्ट तो हम इस साल में अनुमान लगा रहे हैं कि झेलना पड़ सकता है, लेकिन हाई फूड प्राइजेस जो हैं वो पहले से ही देखे जा रहे हैं, जैसे कि अभी लास्ट में मानसून मतलब मानसून नहीं पर जो थोड़ी बहुत बारिशें हो गई क्रॉप की कटिंग के टाइम पे, तो फेलियर ऑफ क्रॉप हो सकता है। और बाकी चीज़ों में जैसे मिल्क के लिए हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ही इस बार विंटर्स में इतना नहीं हो पाया कि विंटर्स की डिमांड पूरी हो जाए, तो समर्स के लिए तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा डिमांड्स पूरी करना, है ना। तो डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो ये सब कुछ अलग फैक्टर्स हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से कौन सी स्टेटमेंट कैन नॉट बी इन्फर्ड, यानी कि नहीं समझ में आती, नहीं है पैसेज में, ठीक है। द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू हाई इन्फ्लेशन रेट्स इन इंडिया, सही है ये कि रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो पहले से महंगाई दर बढ़ रही थी उसको और चिंगारी मिल गई और उसमें आग लग गई, आग में घी का काम कर दिया उसने, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड टू एक्सप्लेन टू गवर्नमेंट व्हाई द इन्फ्लेशन टारगेट वाज मिस्ड फॉर थ्री कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, रिजर्व बैंक को भी जवाबदेही देनी है ना गवर्नमेंट को कि लगातार तीन क्वार्टर्स में क्यों उनसे टारगेट मिस हुआ, तो ये भी सही है। Retail inflation in March was at the same level as it was in December 2021, ये भी सही है कि मार्च का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हुआ और वो उसी बराबर है जो जितना दिसंबर 2021 में था, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स इन द पास्ट 15 मंथ्स, बोले पिछले 15 महीनों में उनने कंसिस्टेंटली बार बार रेज
किए हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली बार बार उन्होंने लगातार रेज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, लगातार उन्होंने रेज नहीं करे, बट हाँ किए हैं रेज, लेकिन 15 महीनों में लगातार रेज नहीं करे हैं, बार बार इतनी दफा नहीं करें। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन सिचुएशन इन इंडिया? तो टोन ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव दिख रही है उनको, कुछ पॉजिटिव तो नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि उनने बताया कि देखो इन्फ्लेशन हालांकि कम अगर हुआ भी है या फिर इस महीने में थोड़ा कम भी आया है, तो भी हमें अपनी नज़र नहीं हटानी चाहिए, हमें अपना गार्ड नहीं डाउन करना चाहिए, कोई जगह नहीं है अभी गार्ड डाउन करने के लिए, है ना, उनने ये कहा। फिर उनने ज़्यादा से ज़्यादा पूरे फैक्ट्स और फिगर्स बताए हैं, ठीक है। उनका मतलब टोन जो था वो काफ़ी एक्सप्लेनेटरी था, यानी कि वो पूरी चीज़ें समझा रहे थे ताकि रीडर को, जो भी पढ़ रहे हैं, उनको करंट सिचुएशन को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो टोन कैसी थी? एक्सप्लेनेटरी। PQRST 5 सेंटेंसेस दिए हैं नीचे, उनको आपने रीअरेंज करना है, ठीक है, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। द समिट concluded with the members agreeing to set up a global fund for the purpose। जो समिट था, जो भी मीटिंग हुई, वो जब खत्म हुई तो उसमें एक नतीजा ज़रूर सामने आया, एक कंक्लूजन निकला कि जो मेंबर्स थे उनने अग्री करा कि हमें एक ग्लोबल फंड बनाना चाहिए किसी पर्पस के लिए, ठीक है। हमें ये पता चल रहा है कि क्यू, जहाँ पे भी क्यू आएगा उसके इमीडिएट बाद में क्या आएगा? पी आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने ये कंक्लूड किया और ये जो था ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था, ठीक है। तो क्यू के बाद पी आएगा, ये हमें समझ में आ गया। अब आगे पीछे कोई और स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, देखते हैं। द आइडिया ऑफ लॉस एंड डैमेज reparations is nearly as old as global climate change negotiations. Mitigation and adaptation dominated COPs for nearly 3 decades, ठीक है। अब COP है, क्या है कि उनका जो आइडिया था कि जो भी लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है उसके लिए वो भरपाई कर दें, ठीक है, उसको नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करें। तो ये इतना पुराना है जितना कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, यानी कि वो तब से, जब से क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस चल रहे हैं तब से ही वो लोग इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉस और डैमेज के लिए भरपाई की जाए। लेकिन मिटिगेशन और एडेप्टेशन जो है उनने COPs क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसको डोमिनेट करके रखा 3 दशक तक, यानी कि उनको इस एक्शन के ऊपर, मतलब ये जो उनका प्लान था कि लॉस या डैमेज के लिए भरपाई की जाए, इसके ऊपर काम नहीं करने दिया उनको पिछले 3 दशकों से, ठीक है। The path to the most significant outcome of UNFCCC 27th Conference of Parties was laid out on the first day of 2-week-long meet। तो बोल रहे हैं कि आगे का जो रास्ता था, यानी कि अब हमें किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना है, क्या आगे हमें मीटिंग्स में क्या एजेंडा रहेगा, वो चीज़, वो सारा कुछ किसने, जो फर्स्ट डे था, 2 वीक लॉन्ग मीटिंग चलने वाली थी, ये 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली थी, जो कि 2 हफ्ते लंबी चलने वाली थी, ठीक है। उसके पहले दिन पर ही कि आगे की मीटिंग्स में क्या चीज़ डिस्कस होने वाली है उसका पाथ तैयार कर दिया गया था। On November 6, the delegates assembled at Sharm el-Sheikh in Egypt agreed to expand the COP's agenda to include the demand to compensate countries that suffer climate change related loss and damages। और नवंबर 6 को जब सारे डेलीगेट्स मिले शर्म एल शेख, इजिप्ट के शर्म एल शेख में, तो उन्होंने अग्री करा कि ये किस बात के, कि जो COP का एजेंडा है कि हम कोई भी कंट्री है जिसको अगर नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना, जो कि इररिपेरेबल है या फिर रिपेरेबल भी है, तो हम उसके नुकसान की भरपाई करें, ठीक है। तो इसकी डिमांड के लिए, इसके लिए एजेंडा उन्होंने तैयार कर दिया, उन्होंने कर दिया, फिक्स कर दिया। अब देखो पहला स्टेटमेंट कि जो पहले पाथ डिसाइड हुआ पहले दिन की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहले दिन की मीटिंग में ही पाथ डिसाइड हो गया,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहले दिन की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने एक पार्ट डिसाइड किया था। अब पहले दिन की मीटिंग क्या हुई थी? नवंबर 6 को हुई थी, जब सारे डेलीगेट्स कहाँ मिले थे? शर्म एल शेख इजिप्ट में, और इन्होंने सीओपी का, अब ये देखो सीओपी यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म बताया सीओपी। तो हम यहाँ पर पहुंचे ना सीओपी के ऊपर, नहीं तो हमें क्या पता था सीओपी क्या है। तो सीओपी का एजेंडा बता दिया गया उसमें। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। फिर इसके बाद आता है द समिट कंक्लूडेड विद मेंबर्स अग्रीइंग टू सेट अप ग्लोबल फंड फॉर द पर्पस, कि समिट ने कंक्लूड करा कि हम सारे मेंबर्स जो हैं मतलब मेंबर्स ने अग्री करा कि हम एक ग्लोबल फंड बनाते हैं इस पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? कि जो डैमेजेस हमने कॉम्पनसेट करना है उसके लिए, ठीक है। ये थर्ड आ गया। थर्ड के बाद पी आएगा फोर्थ, और आर आ गया हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि ये हो गया एस टी क्यू पी आर, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा पैसेज किस तरीके से बनेगा। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आ रहा है? एस हमारा फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट सेंटेंस इज एस, एस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेकेंड, सेकेंड क्या आ रहा है हमारा? सेकेंड आ रहा है एस के बाद टी, ऑप्शन ई इज करेक्ट। थर्ड हमारा आ रहा है क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ हमारा आ रहा है पी आ रहा है, फोर्थ है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्यू के बाद पी था, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two statements are given below which are jumbled in any random order. These statements will form a coherent and meaningful paragraph when arranged in correct sequence. Arrange the sentences in the right order and answer the questions that follow. ठीक है। Lifted off from ISRO's launch pad in Sriharikota, the country's first privately developed rocket, a landmark when on Friday India's space program accomplished. अब देखो फर्स्ट सबसे आगे आएगा ऑन फ्राइडे इंडिया स्पेस। हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा ऑन फ्राइडे इंडिया स्पेस प्रोग्राम अकम्प्लिश, यानी कि जी आएगा सबसे पहले, ठीक है। अकम्प्लिश्ड अ लैंडमार्क, एक बड़ा मील का पत्थर उन्होंने हासिल कर लिया। कब? जब लैंडमार्क एफ व्हेन द कंट्रीज लिफ्टेड when the country's first privately developed rocket, जब देश का सबसे पहला प्राइवेटली जो बनाया गया, प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट जो है वो क्या हुआ? लिफ्ट ऑफ हुआ, यानी कि उसने इसरो के लॉन्च पैड से अपनी उड़ान भरी, ठीक है, टेक ऑफ लिया। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। तो GFED ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। Vikram series rockets, the first of which is slated for launch next year, developed by the Hyderabad-based Skyroot Aerospace. बोल रहे विक्रम सीरीज के रॉकेट्स जो हैं जिनमें से पहला जो है वो कब लॉन्च होगा? नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो कब के लिए लॉन्च के लिए तैयार होगा? नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। डेवलप्ड वो किसने बनाया है? डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस नाम की एक कंपनी है जो कि कहाँ पे बेस्ड है? हैदराबाद में, और उसने ये बनाया है। द 550 kg व्हीकल विक्रम एस इज द फोररनर ऑफ मच लार्जर, ठीक है। जो 550 kg फोररनर है विक्रम एस है, ठीक है। विक्रम एस उसका नाम है। वो एक फोररनर है ऑफ मच लार्जर, ठीक है, किसी ज्यादा बड़े प्लान का हिस्सा है, ठीक है। फोररनर है, स्टार्टर है। तो अब इसको देखते हैं। अब ये स्टार्ट होगा, जो हमारा सेंटेंस है कि डेवलप्ड बाय दी हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस, कि हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया द 550 kg यानी कि बी, द 550 kg व्हीकल विक्रम एस इज द फोररनर, बी सी, और फोररनर मच लार्जर विक्रम सीरीज रॉकेट। विक्रम सीरीज जो ज्यादा बड़ी विक्रम सीरीज की रॉकेट्स हैं उसका ये फोररनर है,
ठीक है, द फर्स्ट ऑफ विच इज स्लेटेड फॉर लॉन्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यानी कि ए। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में डायरेक्ट लिंक यही आता है कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, फिर डेवलप्ड बाय स्काईरूट एरोस्पेस, द 550 kg विक्रम सीरीज जो था, विक्रम एस जो था वो फोररनर था विक्रम सीरीज का, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी नहीं GFED ऑप्शन बी इज करेक्ट। Understanding dynamic complexities of group behavior is not an easy task. कोई टास्क है, ठीक है, टास्क क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। अब वो किस तरीके का टास्क है तो उसको डिफाइन क्या करेगा, कोई एडजेक्टिव करेगा डिफाइन कि वो किस तरीके का टास्क है, इजी है, टफ है, अच्छा है, बुरा है, वो एडजेक्टिव बताएगा। उसकी क्वालिटी जो है वो क्या डिफाइन करेगा, उसकी क्वालिटी डिफाइन करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। तो ईज जो है ये तो खुद ही एक नाउन है ना, कोई भी टास्क है वो ईज नहीं होता, ईजी होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में एरर है, ईजी आएगा, ईजी टास्क। एवरी वन सेक्शन ऑफ, देखो एवरी वन सेक्शन ऑफ नहीं आता सोसाइटी का, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी आता है। क्यों? क्योंकि देखो एवरी वन तो आपको कोई पर्सन के बारे में बताएगा, लेकिन हम यहाँ पे एक दबके की बात कर रहे हैं, तो हर दबका, समाज का हर दबका जो है वो फील कर रहा है, ठीक है। तो एवरी वन ना आके एवरी आएगा। ऑप्शन ए में एरर है। On Tuesday, two multilateral institutions presented their regional economic outlook for this year. ठीक है, scaling down their projection for India's growth prospects in 2023-24। ये फिर से इंडिया की GDP, इन्फ्लेशन, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा आ गई कि मंगलवार को दो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस ने, मल्टीलेटरल संस्थाओं ने अपनी रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक इस साल के लिए प्रेजेंट कर दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है 2023-24 के लिए उसको गिरा दिया, डाउनग्रेड कर दिया, ठीक है, निचले स्तर पर ले आया। यानी कि सपोज करो कि उन्होंने अनुमान लगाया हो कि इंडिया जो है 7% से अपना ग्रो करेगी, 7% के रेट से ग्रोथ करेगी, लेकिन पहले उन्होंने लगाया होगा नवंबर दिसंबर में मान लो लगाया, लेकिन अब उनने बोला कि नहीं 7% से नहीं करेगी, 6% करेगी, 6.4% से करेगी, कितने भी, लेकिन वो 7% से उन्हें गिरा दिया, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक हैज डैश इट्स रियल GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द कंट्री टू 6.3 फ्रॉम 6.6। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्ट करा है, वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट करा है वो है 6.3, और पहले कितना था, 6.6 था, यानी कि उन्होंने 6.6 से गिराकर 6.3 पे ले आए हैं। इट हैड एस्टिमेटेड अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, जो कि 6.6 उन्होंने कुछ महीने पहले उन्होंने बताया था, ठीक है। एंड 7% प्रोजेक्टेड इन अक्टूबर, कुछ महीने पहले उन्होंने 6.6% बताया था इंडिया का GDP फॉरकास्ट, और अक्टूबर 2022 में उन्होंने 7% बताया था, उससे देखो 6.3 पे ले आए हैं। The key domestic factors is it flagged for downgrade are rising borrowing costs would hurt otherwise resilient consumption demand। बोल रहे हैं जो बोरोइंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, उससे जो अभी तक की कंजम्पशन डिमांड जो एकदम रेजिलियंट चली हुई थी उसको नुकसान पहुंचा है, ठीक है। उनने क्या क्या फैक्टर्स बताया, हम उनकी चर्चा करें। पहला फैक्टर तो ये है कि राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट जो है, दूसरा फैक्टर है गवर्नमेंट कंजम्पशन विल लाइकली कॉन्ट्रैक्ट, कि गवर्नमेंट की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, और तीसरा है भाई सर्विस सेक्टर्स ग्रोथ विल स्लिप टू अ 3-year लो ऑफ 6.7% फ्रॉम एन एस्टिमेटेड ऑफ 9.5%। और सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर मतलब हमारी IT कंपनीज होगी और भी कोई सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है वो 3 साल के सबसे निचले स्तर पर होगी, जो कि है 6.7%, और पहले कितने का अनुमान लगाया गया था, 9.5% का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। द मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक,
अब मनीला जगह का नाम है, वहाँ पे स्थित जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने नोटेड दैट अ डैश चाइना एंड इंडियाज डोमेस्टिक डिमांड विच इट बिलीव्स विल लाइकली स्टे हेल्दी। बोल रहे हैं कि अगर चाइना और इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को देखा जाए, ठीक है, मद्देनज़र रखा जाए, जो कि उनके अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार हेल्दी रहने वाली है, ठीक है, यानी कि अच्छी रहने वाली है, वुड लिफ्ट अप एशियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, वो एशिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को बढ़ाएगा, यानी कि पहले जो भी उनने अनुमान लगाया था उससे थोड़ा अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिर भी उनने जीडीपी यानी कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो अच्छा है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोजेक्शन है उसको उनने कम किया हुआ है, घटाया ही हुआ है। फॉरकास्ट फॉर इंडिया फ्रॉम 7.2% टू 6.4%, यानी कि इन्होंने पहले 7.2% फॉरकास्ट किया था और उससे नीचे गिरा के 6.4% पर कर दिया, साइटिंग टाइट मॉनेटरी कंडीशंस एंड फेडिंग ऑप्टिमिज्म ऑन बिजनेस कंडीशंस। और इन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया कि जो हमारी मॉनेटरी टाइटनिंग की जा रही है, मॉनेटरी कंडीशंस जो टाइट की जा रही हैं, वो इसका रीज़न है, और लोगों को बिजनेस करने के लिए अब कोई ऑप्टिमिज्म नहीं रह गया, ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव नहीं है। अभी हमें पता है कि कंपनीज जैसे टर्मिनेट कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं, 2-2 महीने की सैलरीज दे के निकाल रही हैं, फिर ऊपर से हम हर दिन आए दिन यही सुन रहे हैं कि महंगाई दर बढ़ रही है और ग्लोबल लेवल पे महंगाई बढ़ रही है, ग्लोबल लेवल पे रिसेशन आ रहा है, तो बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, छोटे चाहे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको इतना कोई पॉजिटिव पॉइंट दिख नहीं रहा कि क्या फ़ायदा यार बिजनेस करके, इससे तो कोई नौकरी कर लें स्टेबल सी, है ना। दैट इट रिकॉर्ड वुड लीड टू लोअर ग्रोथ, जो उनने समझा कि जो उनके अनुसार जो है कि ये लोअर ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहे हैं इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स दैट हैड ओनली सीन अ फ्लेजिंग पोस्ट कोविड रिकवरी टिल नाउ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में कमी आएगी, जिसमें अभी तक हम लोग बढ़ोतरी ही देख रहे थे कोविड-19 से लेकर अब तक, ठीक है, मतलब जो अभी तक रिकवर ही कर रहा था, जो अभी तक मतलब थोड़ा थोड़ा करके रिकवर ही कर रहा था कोविड-19 के बाद में, ठीक है। Apart from these domestic issues, of course, both the institutions have cited the effects of the existing challenging conditions. अगर हम इन domestic issues को नज़रअंदाज मतलब एक साइड रख दें, तो जो दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों जो कंपनीज हैं जैसे ADB या फिर वर्ल्ड बैंक, दोनों ने ही क्या किया कि हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं हमारी, उनके ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी का भी प्रभाव पड़ा है, ये उन्होंने कहा, ठीक है, विच आर फ्रेशली एग्जर्बेटेड बाय अ डैश ऑफ बैंक फेलियर्स। तो अभी हमें पता है यूएस में लगातार कुछ ना कुछ बैंक, कोई बैंक्स फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो जो ये ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है, और ये अब और ज़्यादा मजबूत कैसे होगी, और ज़्यादा स्थिति खराब कैसे होगी इसके ऊपर, जब काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं वो फेल हुए, ठीक है, इन डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में जब बैंक फेल हुए तब resurfacing concerns about oil prices heading north despite slowing world demand as producers cut output in unison। बोल रहे हैं कि इसके क्या हुआ कि डेवलप्ड वर्ल्ड में प्राइजेस बैंक्स गिरे, तो इससे क्या हुआ कि और ज़्यादा ऑयल प्राइजेस के ऊपर जो है कंसर्न बढ़ गया, ठीक, और दूसरी स्थिति क्या हुई कि ऑयल प्राइसेस के ऊपर कंसर्न बढ़ रहा है कि वो लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि वर्ल्ड डिमांड घट रही है फिर भी उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो उत्पादक देश हैं या फिर जो इनके रेगुलेटर देश हैं, उन्होंने इसके ऊपर कट लगा दिया है, ठीक है, आउटपुट के ऊपर कट लगाया है एक साथ, ओके, यूनिसन में मतलब एक सुर में एक साथ में। To be clear, the government which presented the union budget around 2 months after the last forecast of these institutions, अब स्थिति साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने, जिसने यूनियन बजट 2 महीने बाद निकाला, ये जो फोरकास्ट हुए इन इंस्टीट्यूट्स के, जो लास्ट फोरकास्ट हुए उनके 2 महीने बाद ही उन्होंने अपना यूनियन बजट निकाला, और उसमें उन्होंने क्या कहा, 7% प्लस की उन्होंने ग्रोथ बताई। हैड नॉट दैट
सच हाई होप्स फॉर दिस ईयर, और उनने इस तरीके की हाई होप्स शायद नहीं रखी होंगी। नॉट है तो कुछ नेगेटिव आया है, हाई होप्स नहीं रखी होंगी, हाई प्रोजेक्शंस नहीं रखे होंगे, है ना। तो ये सारा पैसेज था। अब इसके आगे जो है वो हमारे दूसरे टर्म्स हैं, जैसे कि स्टेटमेंट को करेक्ट करना या वर्ड्स को इंटरचेंज करना, ठीक है। तो ये हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर में। फिलर्स कर लेते हैं पहले। द वर्ल्ड बैंक हैज डैश इट्स रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द कंट्री टू 6.3% फ्रॉम 6.6%। उनने क्या किया, गिरा दिया, नीचे कम कर दिया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया। वर्ल्ड बैंक हैज इंश्योर्ड मतलब कि मजबूत बनाना, मतलब भरोसा दिलाना, ठीक है। तो भरोसा तो नहीं दिलाया उनने। रिड्यूस्ड मतलब कम करना, ठीक है, जो कि सही है, उनने रिड्यूस करा है। पार्ड मतलब भी कम करना, घटाना। एस्टिमेटेड मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना, अंदाजा लगाना, ठीक है, एस्टिमेट लगाना। तो यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट है। 2 और 3 कहाँ ऑप्शन में आ रहे हैं, कहीं ऑप्शन डी में 2 और 3 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज नोटेड दैट अ डैश चाइनाज एंड इंडियाज डोमेस्टिक डिमांड दैट अ फेडिंग चाइनाज एंड इंडियाज डिमांड। फेडिंग मतलब कम होती, एक निरंतर। अब कोई हम कपड़ों के ऊपर अगर कोई दाग लग गया है तो उसको धो रहे हैं तो वो फेड हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, एक तरह से धुंधला होता जा रहा है, ठीक है। रिकवर मतलब दोबारा से ऊपर उठना, राइट, दोबारा से अपनी स्थिति सही करना। एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी चल रहा है, अभी लगातार इस वक्त जो हालात हैं, एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट। रीबाउंडिंग मतलब कि आप किसी चीज को दोबारा रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा ऊपर उठकर आ रहे हैं, दोबारा रिकवर कर रहे हैं, ओके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या करा, उन्होंने नोट करा कि जो हमारा रीबाउंडिंग है, चाइना और इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड जो रीबाउंडिंग है, यानी कि रिकवरिंग स्टेज में है। अब इसमें रिकवर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिकवर लिखा है, रिकवरिंग होता, कंटिन्यूएशन में होता तो हम यूज करते, यहाँ पे रिकवर है। नोटेड दैट रिकवर चाइना एज इंडियन डोमेस्टिक डिमांड नहीं आएगा, रिकवरिंग आ सकता था, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट इज ओनली 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which are freshly exhibited by a dash of bank failures, जो कि स्थितियां तो पहले ही खराब है ना, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर कहें तो जो महंगाई दर है वो बढ़ रही है, और इसको और ज़्यादा मुश्किल यानी कि और ज़्यादा गंभीर किसने बना दिया, और ज़्यादा खराब किसने कर दिया, जो अभी बैंक फेलियर्स हुए लगातार। तो लगातार हुए यानी कि सीरीज हुई, है ना, सीरीज हुई यानी कि देखते हैं। सबसे पहला है डिबेट तो मतलब होता है कि आपने आर्ग्यू कर रहे हैं, आप किसी बात के ऊपर कोई बहस हो रही है, ठीक है। स्पेट मतलब सीरीज, सक्सेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे स्पेट जो है वो सीरीज को दर्शाता है। एसोसिएट मतलब हमारे जो पार्टनर हैं, और सस्पिशन मतलब डाउट, ठीक है, किसी के ऊपर आपको कोई आपको सस्पिशियस लगता है, किसी के ऊपर आपको अपना डाउट है, किसी के आपको ऊपर सस्पिशन है, ठीक है, तो वो डाउट होता है। तो यहाँ पे एग्जिबिटेड बाय अ स्पेट ऑफ बैंक फेलियर्स, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है, यानी कि ओनली ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट। To be clear, the government which presented the union budget around 2 months after the last forecast of these institutions of 7% plus growth had not dashed such high hopes, incorporated, exacerbated, articulated and innovated. Incorporated मतलब include करना, ठीक है, integrate करना। एक्सेसरबेटेड का मतलब हमने बताया कि वर्स करना, सिचुएशन को इंटेंसिफाई करना और गंभीर कर देना। आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस करना, कन्वे करना।
और इनोवेटेड मतलब क्रिएट करना कोई चीज़ है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी कन्वे नहीं कर रहे, कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हमारे कोई ऐसे हमने हाई होप्स नहीं एक्सप्रेस करी, ठीक है। तो हैड नॉट एक्सप्रेस्ड सच हाई होप्स, ठीक है, यानी कि आर्टिकुलेटेड। सो थर्ड इज करेक्ट विच मीन्स ऑप्शन थर्ड कहाँ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The following sentence may or may not contain an error in one of its parts. Identify the part containing the error. If the sentence is correct, select no error as your answer. ठीक है, answer. However, India's current growth estimate for last year is 7%. पिछले साल का जो इंडिया का ग्रोथ एस्टिमेट था वो 7% था. While the World Bank and the ADB expect it to be marginal lower at 6.9%. अब देखो किसी चीज़ का हम कंपैरिजन करें ना कि वो उससे थोड़ा सा कम होगा, मार्जिनल नहीं होता, मार्जिनली होता है. मार्जिनली मतलब उससे थोड़ा सा कम, बिल्कुल छोटे से मार्जिन से उससे कम होगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि देखो मार्जिनल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है. लोअर वैसे ही कोई एडजेक्टिव है, तो किसी एडजेक्टिव की अगर क्वालिटी बतानी है कि वो कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, तो इसकी अगर क्वालिटी बतानी है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एडवर्ब. और एडवर्ब मार्जिनल एडजेक्टिव है तो मार्जिनली आएगा जो कि है एडवर्ब. यानी कि किस पॉइंट पे आया ये, सी पे. सी में करेक्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. वर्ड ट्यून आउट. Below is a word tune out followed by 3 sentences that consist of that word phrase. Identify the sentences that best expresses the meaning of the word. ठीक है, हमें एक फ्रेज दिया हुआ है, the way the wind blows, यानी कि जिस दिशा की हवा चले. हम होते हैं ना कि जैसे हमें बोला जाता है कि आपने क्या फैसला लिया, तो आप बोलते हैं कि अभी हमने सोचा नहीं है, हम देख रहे हैं कि हवा किस दिशा की चलेगी, उसके बाद हम फैसला, यानी कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस साइड को धकेलती हैं, बाकी लोग जो हैं वो क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद मैं अपना फैसला डिसाइड करूंगा, ठीक है. तो यानी कि जिस तरीके की, जिस तरफ की हवा चलेगी, जिस दिशा की एक डायरेक्शन देना कि हम इस डायरेक्शन में अब सोचेंगे या हम इस डायरेक्शन में अब प्लानिंग करेंगे, ठीक है. The politician is waiting to see the way the wind blows regarding public opinion on the issue before deciding how to take action. यानी कि अभी जो भी मंत्री हैं वो वेट कर रहे हैं ताकि वो ये भांप सकें, ये जान सकें कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, जनता की जो हवा चल रही है वो किस तरफ की चल रही है इस मसले पर, ताकि वो उसके बाद ही अपना जो भी एक्शन प्लान है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है. ये सही है कि वो जनता का ओपिनियन देखेंगे, उसके बाद अपना एक्शन प्लान डिसाइड करेंगे. आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विद दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द वे द विंड ब्लोज इन द फोकस टेस्ट. यानी कि फोकस टेस्ट में जिस तरीके के नतीजे आएंगे उसके बाद ही हम अपनी स्ट्रैटेजी इस प्रोजेक्ट को लेकर बनाएंगे, ठीक है. यानी कि अगला स्टेप क्या होगा वो तभी पता चलेगा जब फोकस टेस्ट के नतीजे आएंगे और उससे पता चलेगा कि अब हमें किस डायरेक्शन में सोचना है. तो सही है ये. यू वुड बेस्ट द वे द विंड ब्लोज हिज एडवाइस, कि आप उसकी एडवाइस को, जिस दिशा में उसकी एडवाइस चले उसमें जा सकते हैं, ऐसा नहीं है. और यू माइट एंड अप सफरिंग द मिस्टेक्स ही मेड इन पास्ट. तो आप उसकी एडवाइस लीजिए, नहीं तो आप वही मिस्टेक्स मेक करेंगे जो उसने करी है मिस्टेक्स, है ना, पास्ट में. तो यहाँ पे द वे द विंड ब्लोज का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है. यहाँ पे यूजेज इसका बेबुनियाद है. सो ऑप्शन 1 और 2 जो है ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. ऑप्शन 1 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट. A better estimates on the base over which this year growth has to be calculated will only emerge by the end of May when first picture for the last quarter of 2022-23 will be released. देखो यहाँ पे क्या आएगा, a better picture on the base over which this year's growth has to be calculated will only emerge by the end of May when the first estimates of the last quarter
ऑफ 2022-23 विल बी रिलीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएगा पिक्चर। हमें पिक्चर कब साफ होगी? जब लास्ट क्वार्टर के एस्टिमेट सामने आएंगे, नतीजे सामने आएंगे, है ना। तो यहाँ पे पिक्चर की जगह आएगा एस्टिमेट्स। सो ए की जगह डी, डी की जगह ए की जगह डी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्गस्टेड डैश द मटीरियल लाइफ। बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होने की वजह से वो जो ये मटीरियलिस्टिक दुनिया है ना, या मटीरियलिस्टिक लोग हैं, या मटीरियलिस्टिक जो भी भाव है, उससे उसको घृणा होती है। ठीक है, तो घृणा होती है। डिस्गस्टेड यहाँ पे आएगा, डिस्गस्टेड विद। अब देखो डिस्गस्टेड जो है वो और बाय के साथ भी यूज होता है, विद के साथ भी और टू के साथ भी। जो भी इन्होंने ये दिए हैं ना, इनके साथ में मिलके वो मीनिंग बनाता है। जब हम बात करते हैं कि डिस्गस्टेड विद, तो वो यूज होता है डिस्गस्टेड विद समबडी, डिस्गस्टेड विद समथिंग, डिस्गस्टेड विद योर सेल्फ। ठीक है, आई एम डिस्गस्टेड विद माई सेल्फ बाय सीइंग सच मार्क्स। ठीक है, यानी कि मैंने ऐसे नतीजे देख के मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपने से घृणा हो रही है। ठीक है, तो विद यूज होएगा। अब बाय और एट ये यूज होता है डिस्गस्टेड विद या डिस्गस्टेड बाय या डिस्गस्टेड एट समथिंग और समवन, यानी कि मुझे उससे घृणा हो रही है या मुझे उस पे घृणा हो रही है या उस चीज से घृणा हो रही है। ठीक है, तो समथिंग और समवन यहाँ पे यूज होएगा। और टू जो यूज होता है जब किसी चीज को हम डिस्गस्टेड टू सी, किसी चीज को देखकर मुझे घृणा हो रही है, किसी चीज को सुनकर मुझे घृणा हो रही है। ठीक है, इस तरीके के भाव होते तब यूज होता है। ऑफ यूज नहीं होता, डिस्गस्टेड ऑफ नहीं यूज होता। ठीक है, तो बाय विद टू, बाय एट विद टू, ये तीनों चीजें यूज होती है। बट यहाँ पे किसी मटेरियल की बात की जा रही है, डिस्गस्टेड विद आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑडियो फाइल के लिए भी और पीडीएफ के लिए भी। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा टू लर्न इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।